हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्स्ट्राडिशन के बारे में कि एक्स्ट्राडिशन क्या होता है, प्रत्यर्पण क्या होता है। इसको हम लोग समझेंगे क्योंकि ये टॉपिक काफी ज्यादा न्यूज में हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो इससे रिलेटेड पूरे कंसेप्ट्स क्लियर करेंगे और वीडियो के एंड में विजय माल्या की केस स्टडी भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली चीज तो एक्स्ट्राडिशन की डेफिनेशन। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक्स्ट्राडिशन को डिफाइन किया हुआ है, बट मैं आपको सिंपल तरीके से समझाता हूं एक्स्ट्राडिशन का मतलब, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो अच्छे से। सिंपल सी चीज याद रखना, एक व्यक्ति, जैसे ये इंडिया है सर्कल और ये हम लोग को स्क्वायर देखने को मिल रहा है यूके, ठीक है। इंडिया से एक व्यक्ति क्राइम करके फरार हुआ, कहां गया? यूके गया, ठीक है। विजय माल्या की अगर हम लोग एग्जांपल लें तो अब ये यहां पर चला गया, फरार हो गया, तो इंडिया क्या करेगी? इंडिया उस कंट्री से, जिस कंट्री के अंदर ये व्यक्ति हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो कि सेटल्ड है, वहां पर चला गया है, छुप गया है वहां पे जाके, तो इंडिया अपील करेगी यूके से और कहेगी कि विजय माल्या को हमें वापस करो। और इस प्रकार की जो प्रोसेस होती है पूरी, जिसमें एक कंट्री एक आरोपी को दूसरी कंट्री को सौंपती है, जिस कंट्री ने रिक्वेस्ट करी होती है एक्स्ट्राडिशन की, तो ये पूरी डिलीवरी को हम लोग एक्स्ट्राडिशन कहते हैं, राइट। यानी कि इस पूरी प्रोसेस को एक्स्ट्राडिशन कहा जाता है, राइट। तो ये चीज आप लोग को कंसेप्ट क्लियर रखना है, सिंपल सा। एक कंट्री के अंदर अगर कोई व्यक्ति क्राइम करके फरार हो जाता है, दूसरी कंट्री चला जाता है, तो हम लोग दूसरी कंट्री से रिक्वेस्ट करते हैं कि उस व्यक्ति को हमें सौंपें, उस क्रिमिनल को हमें सौंपें। तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है, पूरी डिलीवरी होती है एक कंट्री से दूसरी कंट्री की तरफ, हम लोग को जो देखने को मिलती है उसको एक्स्ट्राडिशन कहा जाता है, ठीक है। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट पहला आपको क्लियर करना है। अब एक्स्ट्राडिशन कब शुरू किया जाता है, स्टार्टिंग इसकी कैसे होती है, मैंने भी आपको बताया था। एक कंट्री पहले दूसरी कंट्री को रिक्वेस्ट भेजेगी, तो रिक्वेस्ट के थ्रू ये पूरी चीज हम लोग को देखने को मिलती है। एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट होती है, सामने वाली कंट्री से कहा जाता है इस आरोपी को भेजा जाए। अब कैसे मामले में आरोपियों को या फिर कैसे मामले में ऐसे व्यक्तियों को भेजा जाता है, एक्स्ट्राडिशन एक्सेप्ट किया जाता है, तो मामले अंडर इन्वेस्टिगेशन भी हो सकते हैं, अंडर ट्रायल भी हो सकते हैं और कन्विक्टेड क्रिमिनल्स भी हम लोग को देखने को मिल सकते हैं। अब ये तीनों चीज में डिफरेंस क्या है? अंडर इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या हुआ? अभी जो मामला है वो कोर्ट में रजिस्टर नहीं हुआ है, दायर नहीं हुआ है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ये बिल्कुल वैसे ही समझो जैसा कि पुलिस जब एफआईआर लिखती है तो उसके बाद वो तुरंत इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करती है, सामने वाले आरोपी को पकड़ती है एफआईआर लिखने के बाद। तो ये जो एफआईआर लिखने के बाद की जो प्रोसेस होती है ना, जो अथॉरिटीज करती हैं, इन्वेस्टिगेशन करती है, पूरी जांच करती हैं, तो वो अंडर इन्वेस्टिगेशन मामला होता है। फिर उसके बाद पुलिस क्या करती है? आरोपियों को पकड़ने के बाद कोर्ट में आरोपी के साथ डायरी पेश करती है। आपने सुना होगा पुलिस ने कोर्ट में अपनी डायरी पेश करी, तो ये जो पुलिस की जो डायरी होती है ना, पूरी जो रिपोर्ट होती है वो कोर्ट में पेश करती है। इसका मतलब क्या हुआ? मामला कोर्ट में चला गया, अब पूरी उसका केस जो होगा वो कोर्ट में चलेगा, राइट। अभी तक कोर्ट ने सामने वाले व्यक्ति को दोषी सिद्ध नहीं किया है, यानी कि सामने वाला व्यक्ति अभी तक दोषी नहीं हुआ है, अभी उसके ऊपर पूरा मामला कोर्ट में चल रहा है। क्योंकि आप जानते हैं कि जब तक ऑनरेबल जज सामने वाले व्यक्ति को दोषी सिद्ध ना कर दे, तब तक सामने वाला व्यक्ति दोषी नहीं होता है, उसको इनोसेंट ही माना जाता है, राइट। तो इसके बारे में आप लोग जानते हैं। तो ये जो ऐसा जो दूसरा जो केस हम लोग को देखने को मिलता है, जो कोर्ट के अंदर चल रहा होता है, तो वो अंडर ट्रायल केस कहलाते हैं। इसके अलावा कॉन्विक्टेड, यानी कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो अपराधी घोषित कर दिया गया है, अब वो दोषी है, ठीक है। तो ऐसे ये तीनों मामले की रिक्वेस्ट जो है वो की जा सकती है, यानी कि इन तीन केसेस से रिलेटेड अगर कोई व्यक्ति है दूसरी कंट्री में जाकर छिप गया है, तो उसको उस कंट्री से वापस लाने में ये तीनों जो है वो अप्लाई किया जा सकता है, यानी कि तीनों चीज हम लोग को देखने को मिल सकती है, ठीक है। और अंडर इन्वेस्टिगेशन में यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब रिक्वेस्ट की जाती है अंडर इन्वेस्टिगेशन वाले व्यक्ति को लाने के लिए, राइट, हमारी कंट्री के अंदर, जैसे कि इंडिया की अगर हम लोग बात करें, तो अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अभी तक कोर्ट में उसके खिलाफ मामला नहीं गया है, उसको हमें बुलवाना है, तब उस समय हम जो रिक्वेस्ट देंगे सामने वाली कंट्री को, हमें यह सुनिश्चित करना है कि सामने वाली कंट्री प्राइमा फेसी एविडेंस उसमें होना चाहिए, यानी कि सामने वाली कंट्री उसको देखते सही थी, उस रिपोर्ट को देखते सही थी, जो हम लोग उसको रिक्वेस्ट रिपोर्ट भेजेंगे, उस रिपोर्ट को देखते सही थी, उसको पता लग जाना चाहिए कि हाँ यार, ये जो व्यक्ति है जिसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन चल रही है, वाकई में इसने जो है वो वहां पर अपराध किए होंगे, राइट। तो ये इस चीज पर बहुत ध्यान से रिक्वेस्ट जो है वो भेजनी पड़ती है अंडर इन्वेस्टिगेशन मामले में। और बाकी अंडर ट्रायल, और जो व्यक्ति ऑलरेडी क्रिमिनल घोषित हो गया है, अपराधी घोषित हो गया, तो उसमें उतना कोई इशू नहीं होता। मेनली जो इशू होता है वो अंडर इन्वेस्टिगेशन के केसेस में होता है, जहां पर सामने वाली कंट्री को हम लोग को प्रॉपर एविडेंसेस दिखाने पड़ते हैं, कि जिससे ये सुनिश्चित हो जाए कि वो कंट्री एविडेंस को देखकर उसको पता लग जाए कि हाँ यार, ये सामने वाला व्यक्ति जो है, मतलब ये बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये क्रिमिनल है, तो उसको फिर भेजा जाता है, ठीक है। तो ये वाली चीज है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और इंडिया के अंदर क्या इससे रिलेटेड कोई कानून है एक्स्ट्राडिशन से रिलेटेड? तो हाँ, इंडियन एक्स्ट्राडिशन एक्ट 1962, भारतीय प्रत्यर्पण अधिनियम 1962, याद रखना, ठीक है। और इसको मॉडिफाई कर दिया गया था 1993 के अंदर,
तो ये वाली चीज भी आप लोग को थोड़ी सी इसके बारे में जनरल पता होनी चाहिए। अब कौन ऐसी अथॉरिटी होते हैं, यानी कि कौन ऑफिशियल होते हैं जो कि इस पूरे एक्स्ट्रेडिशन की प्रोसेस से डील करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं पूरे एक्स्ट्रेडिशन की प्रोसेस को? तो याद रखना, कंसुलर, पासपोर्ट एंड वीजा डिवीजन के, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंडर आती है, तो ये पूरा एडमिनिस्टर करते हैं इस पर्टिकुलर कानून को, एक्स्ट्रेडिशन एक्ट को, और पूरी प्रोसेस कि सामने वाला जो एक्स्ट्रेडिशन की जो रिक्वेस्ट आती है और फिर भेजी जाती है, तो ये पूरी प्रोसेस के साथ डील करने वाले व्यक्ति कंसुलर होते हैं। जैसे कि आप अगर सिविल सर्विसेज में यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो उसके बाद जब आप इंडियन फॉरेन सर्विसेज में जाते हो, तो आपको भी मौका मिल सकता है इस प्रकार की प्रोसेस को डील करने का, एडमिनिस्टर करने का। ठीक है, तो ये वाली चीज है जिसके बारे में एक आपको जनरल आइडिया होना चाहिए। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज कि किस मामले में एक्स्ट्रेडिशन नहीं होता है, प्रत्यर्पण किस मामले में नहीं होता है, राइट? तो देखो, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, अगर किसी दो कंट्रीज के बीच में या दो से ज्यादा कंट्रीज के बीच में अगर कोई ट्रीटी नहीं है, कोई एग्रीमेंट नहीं है इस प्रकार का, तो फिर नहीं होगा, राइट? फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ट्रीटी है, माना हमने ट्रीटी है, बट उस ट्रीटी के अंदर ये फलाना क्राइम जिससे रिलेटेड सामने वाले व्यक्ति को बुलवाया जा रहा है, तो वो अगर उस क्राइम का लिस्टेड नहीं होगा, उस क्राइम के बारे में मेंशन नहीं होगा, तो सामने वाले व्यक्ति को नहीं भेजा जाएगा, तब एक्स्ट्रेडिशन नहीं हो पाएगा। इसके अलावा अगर कोई मिलिट्री या पॉलिटिकल ऑफेंस है, कोई इस प्रकार का मामला, अपराध हम लोग को मिलिट्री या पॉलिटिकल से रिलेटेड देखने को मिलता है, तो उस समय भी नहीं होगा। ड्यूअल क्रिमिनलिटी की अगर बात करें, जैसे कि एक कंट्री के अंदर एक व्यक्ति ने कुछ घोटाला किया, क्राइम किया, दूसरी कंट्री में जाकर इसने भी वही क्राइम कर दिया, घोटाला कर दिया, तब इसमें नहीं भेजा जाएगा, राइट? इसमें यही चीज कही जाएगी कि हमारी कंट्री के अंदर भी इसने क्राइम किया, इसको हमारी कंट्री में ही हम सजा देंगे। ठीक है, इसके अलावा प्रोसीजरल कंसिडरेशन, यानी कि इस कानून के तहत अगर प्रॉपर प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं किया गया तो भी अलाउ नहीं किया जाएगा। तो ये कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें एक आरोपी को नहीं भेजा जाता है, एक्स्ट्रेडिशन की प्रोसेस नहीं होती है, राइट? हम लोग को देखने को मिलती है, और ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन पूरा, और पूरा जो टॉपिक न्यूज में हम लोग को देखने को मिल रहा है वो इसीलिए है क्योंकि अभी रिसेंटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या, जो फ्यूजिटिव बिजनेसमैन हम लोग को देखने को मिलता है, भगोड़ा बिजनेसमैन, इसके लॉयर की एक पिटीशन को रिफ्यूज कर दिया। पिटीशन में ये डिमांड कर रहे थे कि इनके खिलाफ जो केसेस लगे हुए हैं उससे इनको बरी कर दिया जाए। अब क्यों बरी कर दिया जाए, इतना बड़ा घोटाला करके भागे हो, और बरी कर दिया जाए। जब आज बारी आई आपको वापस इंडिया में लाने की, तो आप रिक्वेस्ट करने लगे कि बरी कर दो। इवन इसका कहना यह भी था कि इसका केस जो है वो अगर यूके की कोर्ट में चलेगा तो वो उसके लिए अच्छा होगा, क्योंकि यूके की कोर्ट जो है वो इंपार्शियल डिसीजन लेती है, राइट? इंडिया के अंदर जो है वो इसको न्याय नहीं मिलेगा। तो ऐसी चीजें भी इसके द्वारा कही गई थी, बट अभी ये कहा जा रहा है कि इसने बोला कि इसके खिलाफ जो केसेस है उसको डिस्चार्ज कर दो, रद्द कर दो, बरी कर दो इसको केसेस से, जिससे कि वो इंडियन आए, यहीं पर ही उसका केस चलता रहे यूके के अंदर, राइट? तो ये चीज इसने कही, बट हमें तो ये इंसान चाहिए क्योंकि इसने बड़ा घोटाला करके गया, इसको सजा मिलनी चाहिए, जेल में जाना चाहिए इसको, राइट? और ये वाली चीज थी। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इनकी इस पर्टिकुलर पिटीशन को रिफ्यूज कर दिया है, और यूनियन गवर्नमेंट को 6 हफ्तों का समय दिया है कि 6 हफ्तों के अंदर यूनियन गवर्नमेंट बताएं, एक स्टेटस रिपोर्ट जो है वो फाइल करें, उसमें मेंशन करें कि यूके ने जो एक्स्ट्रेडिशन की जो प्रोसेस जो एग्री करी थी, राइट, जिसके तहत यूके से ये इंडिया लाया जाने वाला था, तो उस पर क्या प्रोग्रेस चल रही है, यानी कि कितना काम चल रहा है उस पूरी एक्टिविटी पर, राइट? तो ये चीज यहां पर देखने को मिली है। तो इतनी इसकी आपको एक जानकारी होनी चाहिए। और एक्स्ट्रेडिशन के बारे में जो मैंने भी आपको पढ़ाया उतना सफिशिएंट है, उससे बाहर का आपसे एग्जामिनेशन में और कुछ नहीं पूछा जाएगा, राइट? तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक एक्स्ट्रेडिशन से रिलेटेड। अब केस स्टडी भी देख लेते हैं हम लोग विजय माल्या की, हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी एक जनरल आपको आइडिया होना चाहिए, राइट? तो 9,000 करोड़ के आसपास का घोटाला करके ये भागा था इंडिया से, राइट? लंदन चला गया था ये। तो इसकी कहानी शुरू होती है मई 2005 से। तो यहां से हम लोग देखेंगे जब किंगफिशर एयरलाइंस सेटअप हुई थी 2005 में। फिर 2007 में क्या हुआ, 2007 में इसने एयर डेकन को परचेज किया, जो कि ऑलरेडी कर्जे में थी ये कंपनी। और फिर 2008 में इसका एक मेजर शेयर होल्डर इसके साथ जुड़ा, यूबीएचएल, इसने 26% शेयर्स एयर डेकन के परचेज कर लिए थे 550 करोड़ रुपए पे करके। फिर मार्च 2008 की ही बात है, और आप जानते हैं कि 2008 में स्थिति काफी खराब थी पूरे दुनिया भर की, इंटरनेशनल क्राइसिस, ग्लोबल क्राइसिस हम लोग को देखने को मिले थे। तो 934 करोड़ रुपए हो गया था किंगफिशर एयरलाइंस का कर्जा। फिर 2009 में इसका कर्जा चला गया था 7,000 करोड़ तक, 7,000 करोड़ तक। 2011 के अंदर इसकी जो नेट वर्थ है उस पर 50% का नुकसान हो गया इसको। और 2011 में इसके 11 बैंक अकाउंट्स को सस्पेंड कर दिया, सीज कर दिया। किसके द्वारा? सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, क्योंकि इसने सर्विस टैक्स 70 करोड़ रुपए का नहीं पे किया था। 2012 के अंदर इसने गारंटी दी कि ये 5,904 करोड़ रुपए जो है वो जो लोन्स लिया है एयरलाइंस ने, किंगफिशर एयरलाइंस ने, उसको ये पे करेगा, गारंटी दी इसने। फिर मार्च 2013 में किंगफिशर एयरलाइंस की जो नेट वर्थ थी वो नेगेटिव चली गई 13,000 करोड़ रुपए।
तो ये हालांकि ये सब जो चीजें जा रही थी नेगेटिव जा रही थी, तो कहा जाता है कि इसने जानबूझकर इस प्रकार की हरकत करी। ऑन पेपर इसने अपने आप को ये दिखाया कि ये बहुत घाटे में जा रहा है, जिससे कि इसको राहत मिल जाए लोन्स वगैरह चुकाने से। क्योंकि देखो ये एक ऐसा इंसान था, इसकी पर्सनालिटी ऐसी थी, क्योंकि एक मतलब अय्याश टाइप का आदमी था ये, हर प्रकार की इसको चाहिए फैसिलिटीज, लग्जरी हर तरीके की। तो ये अलग ही टाइप का आप देखेंगे इसके वीडियोस, इसके फोटोज वगैरह, तो आपको समझ में आएगा कि किस लेवल का ये लग्जरी पसंद करने वाला इंसान था, राइट। तो ऐसी जिंदगी ये जीना पसंद करता था, लैविश टाइप की जिंदगी एकदम, राइट। हमेशा लग्जरी जिंदगी इसको पसंद थी। इसके शौक भी जो थे, जितने भी सब लग्जरी शौक थे इसके, राइट। रोज पार्टीज करना, एंजॉय करना, तो ऐसी चीजें इसकी हम लोग को देखने को मिलती थी। उसकी एक्टिविटी जब ये सब देखकर, यानी कि एक तरफ तो ये अपने आप को साबित कर रहा है ऑन पेपर कि यार इसको तो घाटा हो गया, बट वहीं अगर दूसरी तरफ देखें तो ये मस्त एंजॉय कर रहा, लग्जरी लाइफ जी रहा, राइट। अब जिस इंसान का घाटा होने लगता है तो वो धीरे धीरे करके उसकी लग्जरी भी उससे छीन ली जाती है, कम होने लगती है उसकी। ऑटोमेटिक सी बात है कि भाई जिसके पास पैसा होगा वो तो एंजॉय करेगा लाइफ को, बट ये ऐसा नहीं था। ये उसकी घाटे में जा रहा है, बट फिर भी सिगार मस्त जला के, अभी भी देखो ना इसकी फोटो यूके से आती है मस्त, अभी भी वो एंजॉयमेंट के मोड पे ही हम लोग को नजर आता है। तो कहीं ना कहीं इसका माइंडसेट जो था वो पहले से ही था कि इसको ऑन पेपर अपने आप को जो है, क्योंकि इसने समझ लिया था कि अब तो कुछ होना नहीं है, अब तो बड़ा घाटा हो गया है ऑलरेडी, यानी कि इसकी कंपनी तरक्की नहीं कर पा रही थी। और इसने देखा कि यार ज्यादा तो हम लोग आगे जा नहीं पाएंगे, तो उससे बेटर है कि और बैंक से लोन लेके इस पैसों को जो है वो हम लोग साइड रख देते हैं बैंक से लोन लेने के बाद, और फरार हो जाते हैं। तो इसकी कहीं ना कहीं प्लानिंग फरार होने की पहले से थी। इसकी एक प्लानिंग ये भी कहा जाता है, दूसरी ये थी कि एक बार लोन लेने के बाद ये अपने आप को दिवालिया घोषित कर देगा और लोन के पैसे जो है वो अपने अलग अलग जगह पर छुपा लेगा और फिर अपनी लाइफ जो है वो एंजॉय कर पाएगा, जिससे कि इसके पूरे पुराने जो पाप है, पुराने जो लॉसेस हैं, ये खत्म हो जाए, राइट। तो अपने आप को इसने सोच लिया था दिवालिया घोषित करने का, बट इसके साथ स्थिति कुछ ऐसी हुई कि बस ये फंसने ही जा रहा था। तो इस समय इसको लगा कि हाँ यार अब तो मुझे जेल हो जाएगी, मैं बच नहीं पाऊंगा, तो ये फरार हो गया, भाग गया। तो वो भी अभी टाइमलाइन में आएगा, मैं आपको बताऊंगा। फिर देखो 2014 की बात थी, जब इसके ऊपर बड़ा झटका लगा, तब इसके दिमाग जो है वो चलना शुरू हो गया कि इसको अब निकलना है। क्योंकि इस समय इसका जो मेजर शेयर होल्डर था, जिसके बारे में अभी अपन ने बात करी, यूबीएचएल, जो कि गारंटर है किंगफिशर एयरलाइंस का, इसको घोषित कर दिया यूनाइटेड इंडिया बैंक ने विलफुल डिफॉल्टर। इसने जानबूझ के डिफॉल्ट किया है, राइट। तो जैसे होता है ना, मैंने भी आपको बताया कि ये पहले से इसकी प्लानिंग चल रही थी कि अपने आप को दिवालिया घोषित करेगा, बट इसका जो मेजर शेयर होल्डर है उसके ऊपर आरोप लग गया कि इसने जानबूझकर ऐसी हरकत करी है, इसके साथ हुआ नहीं है ऐसी चीजें, राइट। यानी कि ये जो लॉस शो कर रहा है वो जानबूझकर दिखा रहा है, सिर्फ इसने जानबूझकर इस प्रकार का डिफॉल्ट किया है, यानी कि ये जानबूझकर इसने मतलब अपने आप को दिवालिया घोषित किया है। तो ये चीज रिकॉग्नाइज कर ली गई थी। अब एक कंपनी के मेजर शेयर होल्डर की ऐसी कुछ चीज रिकॉग्नाइज हो जाए तो ऑब्वियस ही बात है कि वो जो कंपनी है उसने जिस भी बैंक से लोन लिया होगा, क्योंकि इसको प्रैक्टिकली समझना, एक बैंक ने कंपनी को लोन दिया, अब वो कंपनी का एक मेजर शेयर होल्डर विलफुल डिफॉल्टर अगर घोषित हो जाता है तो ऑब्वियस सी बात है कि बैंक उस कंपनी के पीछे पड़ जाएगी कि भाई लोन दो, क्योंकि अब बैंक को इनसिक्योरिटी हो जाएगी कि यार ये सामने वाला जो है वो हमारे भी पैसे लेके ना उड़ जाए, फिर ये भी कहीं, यानी कि ये पूरी की पूरी कंपनी कहीं दिवालिया घोषित ना हो जाए, राइट, जानबूझकर। तो ये इनसिक्योरिटी आ गई थी। तो उस समय प्रोसेस, कार्रवाई जो है वो काफी तेज होना शुरू हो गई। फरवरी 2000, देखो दिसंबर 2014 और फरवरी 2014, मात्र 3 महीने के अंदर ही अंदर एसबीआई ने इसका जो घर था किंगफिशर हाउस, जो हम लोग को देखने को मिला था विले पार्ले में, उसको जब्त कर लिया। अप्रैल 2015 में कार्रवाई और तेज होना शुरू हो गई। यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड ने कहा विजय माल्या को कि अब आप चेयरमैन नहीं हो, अब आप डायरेक्टर नहीं हो, क्योंकि इसके ऊपर आरोप लग गए थे फंड डाइवर्जन के। जो फंडिंग इसको मिली थी, उस फंडिंग का इस्तेमाल जो है वो इसने कंपनी के लिए ना करके डाइवर्ट कर दिया अपनी लग्जरी लाइफ में, अभी आपको बताई था। तो कहीं ना कहीं इसकी प्लानिंग बहुत पहले से इसके माइंड में सेटअप हो गया था कि इसको या तो अपने आप को दिवालिया घोषित करना है, राइट, अपने पैसों को साइड रखते हुए, और या तो फिर भाग जाना है। तो ये दो चीज इसके पास थी। अब भागने की वजह इसकी ये हो गई कि 2015 में सीबीआई ने रेड कंडक्ट कर दी इसके ऑफिस में, और कनेक्शन एक सामने मिला कि इसने बैंक वालों के साथ मिलकर, आईडीबीआई बैंक जो है उसके साथ मिलकर एक कनेक्शन ऐसा आया 950 करोड़ रुपए का, कि 950 करोड़ का लोन ले लिया। क्योंकि इसका मकसद यह था कि लोन लेने के बाद जो है ये अपने आप को दिवालिया घोषित करेगा। और देखो, लोन, कोई भी बैंक जब लोन देती है तो वो क्या देखती है, सिक्योरिटी देखती है, कोलैटरल्स लेती है, राइट, गिरवी रखवाती है कुछ चीजें। बट इसके पास जो वर्थ वैल्यू वाली जो चीज थी, इसने अपनी कंपनी को की वर्थ वैल्यू पहले दिखाई कि इसकी कंपनी की वर्थ वैल्यू काफी अच्छी है, फिर उसने उस चीज को घटाया। मैंने भी आपको बताया ना कि 13,000 करोड़ रुपए नेगेटिव, तो वो चीज ऑन पेपर ये दिखा रहा था, राइट, पूरी चीज है। इस प्रकार से ये सेटअप कर रहा था, इस प्रकार से डिजाइन कर रहा था ये पूरी चीज। इसलिए तो सीबीआई भी इसके पीछे लग गई, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भी इसके पीछे लग गया, और भी इसके खिलाफ काफी सारे केसेस थे।
तो सीबीआई ने फिर 2015 में इसको क्वेश्चन करना शुरू किया, 900 करोड़ रुपए का जो लोन था उससे रिलेटेड। फिर 2016 में एसबीआई ने पूरा मामला डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल के पास ले गई, इस कोर्ट के पास ले गई, फिर पूरा मामला डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल के पास चलने लगा। 2016 में, अब ध्यान से सुनना, पूरा मामला कोर्ट कचहरी होना शुरू हो गई। इसको लगा कि अब ये जेल इसका जाना तय, क्योंकि सीबीआई भी इसके पीछे हाथ पैर धोके पड़ गई थी। 2016 मार्च में इसने डिस्कस किया कि बैंक के साथ कि मैं बस आपके पैसे अभी देता हूं। फिर 2016 में माल्या ने मार्च के अंदर ही, उसी समय पे पूरी कार्रवाई हो रही है, देखो मार्च, फरवरी, मार्च, ये पूरा पीरियड इसी समय पे ये उड़ गया। मतलब 1 महीने के अंदर अंदर इंडिया से ये भाग गया, और कैसे भागा उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। इवन जब जो मामला जो चल रहा था इसका डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल में, जो एसबीआई पूरा मामला लेकर गई थी, तो उस समय इसके पासपोर्ट को भी अटैच कर दिया था, बट फिर भी ये भाग गया। अब कैसे भागा ये, उसके बारे में आज भी पूरा पुख्ता सबूत नहीं, किसी को पता नहीं है राइट, कैसे ये इंडिया से बाहर निकला। मार्च 2016 में इसने 4000 करोड़ रुपए ऑफर किए थे, मतलब सितंबर तक देने की बात करी थी बैंक को, कि बैंक से कहा था कि आप पूरे मामले को रफा दफा करो, मैं आपको 4000 करोड़ रुपए दे देता हूं राइट। और क्योंकि इसने ये सोचा था कि यार देखो 9000 करोड़ का लोन लिया, अब 4000 करोड़ रुपए देने की बात करी, मतलब 5000 करोड़ रुपए का तो सीधे मुनाफा है ना इसके पास, प्रॉफिट है इसके पास, तो रखा रहेगा। तो इसने इस प्रकार की डील करी। ये सोचा कि जब एनपीए हो जाती है तो ऑब्वियसली बात है बैंक क्या करती है कि भाई जो मिल रहा है ले लो, कम से कम जितना घाटा हुआ है उससे तो हम लोग बच जाए। तो इसने इसी प्रकार की लॉलीपॉप दिखाई 4000 करोड़ रुपए की, बट बैंक को समझ में आ गया, तो बैंक ने मना कर दिया, 9000 के 4000 करोड़ रुपए हम नहीं लेंगे। तो बैंक ने रिजेक्ट कर दिया माल्या के इस ऑफर को। इसके बाद हैदराबाद कोर्ट ने एक चेक बाउंस का केस लगा था जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ, जो कि इसने फाइल किया था। तो एक चेक बाउंसिंग का केस इसके ऊपर लग गया। इसने चेक दिया था, वो चेक क्लियर नहीं हुआ, तो चेक बाउंसिंग का एक अगेन केस इसके ऊपर लग गया था। अप्रैल 2016 में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इसके रद्द कर दिया था इसके पासपोर्ट को। फिर अप्रैल 2016 में ही इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अप्रोच किया स्पेशल कोर्ट को कि इसके खिलाफ नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट जारी किया जाए। फिर अप्रैल 2017 के अंदर इसको लंदन में अरेस्ट कर लिया गया, और इंडिया ने रिक्वेस्ट करी थी एक्सट्रेडिशन की, जिसके बारे में डिटेल में अपन ने पढ़ा है अभी। तो उसको अरेस्ट कर लिया, बट हालांकि उसको बेल मिल गई थी। फिर अक्टूबर 2017 में माल्या को फिर से अरेस्ट किया गया, क्योंकि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एक एफिडेविट फाइल किया था। फिर मार्च 2018 में यूके की कोर्ट ने कहा कि इंडियन बैंक्स ने रूल्स को तोड़े हैं किंगफिशर एयरलाइंस को लोन देने के लिए राइट। तो ये चीज यहां पर सामने आई, नजर आई कि क्योंकि ऑब्वियसली बात है, इसने घोटाला तो बैंक वालों के साथ मिलकर किया था, तो कहीं ना कहीं इंडियन बैंक्स भी इसमें इन्वॉल्व हो गई थी। तो यूके ने इंडियन बैंक के ऊपर क्वेश्चन किया। इसके अलावा जून 2018 में कर्नाटका हाई कोर्ट के पास एक एप्लीकेशन फाइल हुई। इसके जो एसेट्स जो थे, यानी कि इसकी जो प्रॉपर्टीज वगैरह जो थी 13,900 करोड़ रुपए की, उसको बेचने को लेकर एक एप्लीकेशन फाइल की गई। फिर दिसंबर 5 2018 की बात करें तो माल्या ने हम्बली कहा कि ये अपने बैंकों को पैसे वापस कर देगा, क्योंकि इसको अब डर लग गया था। क्योंकि प्रॉब्लम क्या हुई थी कि 3600 करोड़ रुपए का जो अगस्ता वेस्टलैंड चॉपर की जो डील थी, वो पूरा जो घोटाला जो हम लोग को देखने को मिला था, तो उसमें जो मिडिल मैन जो हम लोग को देखने को मिला था, जो आरोपी था क्रिश्चियन जेम्स माइकल, उसको एक्सट्रेडिशन के थ्रू इंडिया में बुलवा लिया गया था दिसंबर 4 में। तो इसको लेकर इसको समझ में आ गया कि यार एक्सट्रेडिशन के थ्रू ये इंडिया में जाएगा, इसको इंडियन गवर्नमेंट जो है वो बुलाई लेगी जैसे ऐसे करके एक्सट्रेडिशन के थ्रू। तो इसको डर लगने लगा, तो इसने कहा मतलब कि मैं आप लोग को पैसे वापस दे दूंगा। तो इसने ये चीज कहना शुरू कर दिया था दिसंबर 5 2018 में। फिर दिसंबर 10 2018 में यूके की कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि विजय माल्या को इंडिया भेजा जाएगा राइट। बट अभी तक नहीं भेजा गया, क्योंकि पूरी प्रोसेस ही चल रही है। उस बीच काफी सारी चीजें ऐसी आ रही है जो अड़चन क्रिएट कर रही हैं। बट हालांकि अप्रैल 2020 की अगर हम लोग बात करें तो इसमें एक अच्छी चीज तो ये नजर आई है कि वहां की जो हाई कोर्ट है उन्होंने मना कर दिया कि माल्या जो है वो सुप्रीम कोर्ट पे जा नहीं सकता राइट। यानी कि अपीलेट का जो उसका जो अप्रोच जो थी उसको बंद कर दिया वहां की हाई कोर्ट ने। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है हालांकि ये वाली चीज को। तो ये चीज बंद हो गई। इसका मतलब ये है कि अब विजय माल्या इंडिया लाया जाएगा, बट हाँ थोड़ा समय तो और लगेगा, क्योंकि काफी सारे ऐसे क्लॉज रूल्स रेगुलेशंस हैं जो अड़चन बन रहे हैं विजय माल्या को यहां भेजने के लिए इंडिया राइट। इसके अलावा हालांकि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की जो कोर्ट है उसने भी डिक्लेयर कर दिया था विजय माल्या को एक फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, यानी कि भगौड़ा घोषित कर दिया था कि ये इकोनॉमिक ऑफेंडर है, भगौड़ा इकोनॉमिक ऑफेंडर है, इंडिया से पैसे लेकर ये फरार हुआ है। तो ये चीज, और पहली बार एक व्यक्ति को इस प्रकार का भगौड़ा घोषित किया गया था प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत। तो ये चीज भी आप लोग को पता होनी चाहिए। तो ये जनवरी 2019 में हुआ था, और फरवरी 2019 के अंदर हम लोग को देखने को मिला था कि यूके के होम सेक्रेटरी हैं साजिद जावेद, इन्होंने ऑर्डर किया था माल्या के एक्सट्रेडिशन को इंडिया के लिए। तो एक्सट्रेडिशन इसका ऑर्डर हो गया, बट अभी थोड़ा समय है, बट जल्दी जल्दी उम्मीद तो यही है कि ये इंडिया आ जाएगा, इंडिया बुलवा लिया जाएगा। अब देखो आगे चल के क्या होता है। बाकी ये थी अभी तक की इसकी पूरी टाइमलाइन। आगे चल के इससे रिलेटेड कुछ और चीजें आती है तो मैं आप लोग को बताऊंगा।
एक्सप्लेन करूंगा, बट जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके लिए इंपॉर्टेंट था वो था एक्सट्रेडिशन, प्रत्यर्पण के बारे में जानना। तो होपफुली आपको पूरी चीज अच्छे से क्लियर हो गई होगी, और अगर हुई है तो लाइक का बटन जरूर हिट कर दीजिएगा। नए आए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे भी जरूर हिट कीजिएगा, उससे हर एक नोटिफिकेशन, अपडेट्स, लेक्चर से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड आपको मेरी मिल जाएगी। तो चलिए अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम लोग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड।